अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे हमारी डिस्कशन स्टार्ट हुई थी और लास्ट वीक हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड फाइनेंसिंग के मैटर को डिस्कस किया था और मैंने आपको क्लियर किया था यहाँ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से मुराद की फाइनेंसिंग से मुराद करंट एसेट की फाइनेंसिंग ली जाती है कि एक चीज़ हमने डिस्कस की थी कि हमें करंट एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए, किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, और दूसरा वो पैसा कहाँ से लाना है, लॉन्ग टर्म से या शॉर्ट टर्म से, उसमें क्या डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं विद द डिफरेंशिएशन ऑफ परमानेंट एंड फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स। हमने 3 स्ट्रेटजीज डिस्कस की थी, मैचिंग, अग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव। हमने कहा था ये डिपेंड करेगा मैनेजमेंट के, शेयर होल्डर्स के एटीट्यूड के ऊपर। Depending, if they are risk neutral, they will go for the matching policy. If they are risk seeker, they will go for aggressive policy. If they are risk averse, they will go for conservative policy. और इसके बाद आखिरी बात जो हमारी लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुई थी, दैट वाज कैश ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। कैश ऑपरेटिंग साइकिल की टर्मिनोलॉजी, उसके कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया था। कोई सवाल? अच्छा जी, इस चैप्टर में आगे जो हमारी डिस्कशन का मेन फोकस रहने वाला है वो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड हम अपनी कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फ्यूचर में कैसे फोरकास्ट कर सकते हैं। कमिंग ईयर में हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी वर्किंग कैपिटल के लिए, मतलब हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ आने वाले साल में क्या रहेंगे। अच्छा जी, उसके लिए जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन हम यूज़ करेंगे अपने वर्किंग कैपिटल की फोरकास्टिंग के लिए, मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की फोरकास्टिंग के लिए, दैट विल बी कैश ऑपरेटिंग साइकिल। हमने अभी सिर्फ कैश ऑपरेटिंग साइकिल की टर्म को समझा है। हमें इस चैप्टर के रेफरेंस से जो की लर्निंग है वो ये है कि हम अपनी कंपनी का कैश ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट कैसे करें और फिर उस कैश ऑपरेटिंग साइकिल इंफॉर्मेशन से अपनी कंपनी के एग्जिस्टिंग कैश ऑपरेटिंग साइकिल को मेजर करना और फिर उसकी इंफॉर्मेशन से फ्यूचर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट या फ्यूचर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फोरकास्ट करना। ये हमारा अगला 1-2 लेक्चर का टॉपिक रहने वाला है। और फिर जब हम फोरकास्ट कर पाते हैं अगले आने वाले पीरियड के लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें फिर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट को देखना पड़ता है कि हमारे अगले साल में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ क्या होने वाली हैं। उसके हिसाब से हमें मज़ीद कितने फाइनेंस की ज़रूरत है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। इसमें इसकी तरफ चलने में हमारा पहला स्टेप अब है कि हम अपनी कंपनी का अपना कैश ऑपरेटिंग साइकिल कैसे मेजर कर सकते हैं। अभी तो हमने जो इलस्ट्रेशन देखी थी, इलस्ट्रेशन 1, उसमें रेडिली हमें डेज बताए गए थे कि कंपनी के इन्वेंट्री डेज इतने, डेटर डेज इतने, पेबल डेज इतने, तो उसका कैश ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा। लेकिन अब हम अपनी कंपनी का कैश ऑपरेटिंग साइकिल मेजर करेंगे और फिर उस कैश ऑपरेटिंग साइकिल इंफॉर्मेशन से फ्यूचर की अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फोरकास्ट करेंगे। ठीक है जी। सो मेजरिंग कैश ऑपरेटिंग साइकिल एंड फोरकास्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन। और मैं फिर बता दूं, फोरकास्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से मुराद है कि आने वाले साल में हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ कितने होंगे और उसके हिसाब से हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी। अच्छा जी, तो इसके लिए हम इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना सीखेंगे वर्किंग कैपिटल पीरियड्स, जिसमें हमारा इन्वेंट्री पीरियड्स हैं, हमारे डेटर्स पीरियड हैं, और हमारा पेबल पीरियड है। अच्छा जी, हम फिलहाल जो मैंने ये अंडरलाइन की हैं चीज़ें, इन्हीं को फोकस करें सबसे पहले। बल्कि सबसे पहले मैं आपको डेटर से समझाता हूँ। डेटर्स टर्नओवर पीरियड से, डेटर पीरियड से मुराद क्या है। डेफिनेशन हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। डेटर्स पीरियड्स का क्या मतलब है? डेटर्स पीरियड से मुराद क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर। हमारे डेटर्स कितने दिनों में हमें पैसा देते हैं। अच्छा, अब एक बड़ी सिंपल सी मिसाल समझिए, इसको कैलकुलेट करना कितना आसान है। लेट्स अज्यूम आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया एंड ऑल योर सेल्स आर ऑन क्रेडिट।
ठीक है। आप रोज 100 रुपए की सेल करते हो, रोज 100 रुपए की सेल करते हो, तो पहले दिन जब आपका कारोबार का चला तो आपका डे एंड पे डेटर्स बैलेंस कितना हो गया? 100, क्रेडिट पे सेल है। दूसरे दिन फिर क्रेडिट पे सेल की, डेटर बैलेंस कितना हो जाएगा? 200। लेट्स अज्यूम ऑन एनी रैंडम डे, आज से 4, 6, 8 महीने बाद मैं डेटर बैलेंस देखता हूं अपनी कंपनी का, वो 2000 रुपये आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि मैंने कितने दिनों से पिछले कलेक्शन नहीं की डेटर से? 20 डेज से। बिल्कुल ठीक हो गया जी, क्योंकि मैंने तो रोज़ 100 रुपये की क्रेडिट सेल की है, और अगर मेरा डेटर बैलेंस 2000 आ रहा है, इसका मतलब मैंने पिछले 20 दिन से डेटर की कलेक्शन नहीं की, पिछले 20 दिन की सेल्स के अगेंस्ट मुझे पैसा नहीं आया। इसका मतलब मेरा 20 दिन की सेल्स अभी डेटर में ब्लॉक है, इन्वेस्टेड है। इसका मतलब शायद मेरा क्रेडिट पीरियड 20 दिन है। तो ये बड़ी सिंपल सी लॉजिक है कि आप कैलकुलेट करना चाहते हो अपना डेटर पीरियड, तो डेटर पीरियड कैलकुलेट करने का बेसिक फार्मूला, डेटर पीरियड इन डेज अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो इट इज डेटर्स बैलेंस डिवाइडेड विद एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे। जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी थी कि अगर आपका डेटर बैलेंस 2000 रुपये है और एवरेज डेली आप 100 रुपये की सेल कर रहे हैं, इसका मतलब आपका डेटर पीरियड 20 डेज है। इसको हम क्रेडिट पॉलिसी भी कहेंगे कि हम अपने डेटर्स को 20 दिन का उधार अलाउ करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे लेने का तरीका क्या क्या है? डेटर बैलेंस में इस फार्मूले को एक स्टेप आगे लेके जा रहा हूं, डिवाइडेड विद एनुअल क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड विद 365। ये एवरेज डेली सेल आ गई। अच्छा, अब किताब में आप जो फार्मूला देखते हो ना, उसमें ये 365 मैथमेटिकली यहां पे आ जाता है, ऐसे ही। तो ये फार्मूला आपको किताब में लिखा नजर आता है। अब किताब में आपको लिखा नजर आ रहा है डेटर बैलेंस ओवर क्रेडिट सेल इनटू 365। हमने इसको रटा नहीं मारना, हमें इसको कॉन्सेप्चुअली याद रखना है। फार्मूला असल में ये है, डेटर बैलेंस ओवर एवरेज डेली क्रेडिट सेल, जस्ट क्रेडिट सेल पर डे। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है। और एवरेज क्रेडिट सेल पर डे कैसे आती है? एनुअल क्रेडिट सेल डिवाइड विद 365, और ये डिवाइडेड विद 365 यहाँ पे मैथमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम इसलिए फार्मूला, किताब में हमें ये फार्मूला लिखा नजर आता है, बट हमने अगेन इसको रटना नहीं है, हमने कॉन्सेप्चुअली लेके चलने हैं, और कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। अच्छा, अब अगर आपसे कहा जाए डेटर पेज, इसकी वेरिएशन फार्मूले की देखो, आपको डेटर पीरियड कहा जाता है मंथ्स में, बताओ तो क्या होगा फार्मूला? एवरेज क्रेडिट सेल पर मंथ, और वो कैसे आएगी? इसका मतलब यहां पे अगर मैं 12 कर दूं तो मेरा डेटर पीरियड मंथ्स में आ गया। अगर मुझे कहा जाए डेटर पीरियड वीक्स में बताओ तो क्या करूंगा मैं? यहां को मैं इसको 52 कर दूंगा तो वीक्स में आ जाएगा। ठीक हो गया? तो ये इतना सा लॉजिक है। बेसिकली डेटर पीरियड डेज में लेना है तो डेटर बैलेंस ओवर एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स, डेटर पीरियड्स मंथ में लेना है तो डेटर बैलेंस ओवर मंथली क्रेडिट सेल, डेटर बैलेंस आपने वीक्स में लेना है तो डेटर बैलेंस ओवर वीकली क्रेडिट सेल। अब वीकली क्रेडिट सेल्स कैसे आती है? एनुअल सेल्स डिवाइड विद 52। मंथली क्रेडिट सेल कैसे आएगी? एनुअल सेल डिवाइड विद 12। और डेली क्रेडिट सेल कैसे आएगी? एनुअल सेल डिवाइड विद 365। ठीक है जी। तो दिस इज द लॉजिक। इसी लॉजिक के तहत आपका डेटर बैलेंस का फार्मूला आपके सामने आ गया। अभी सिर्फ इस फार्मूले पे हम फोकस कर रहे हैं जी। डेटर बैलेंस का फार्मूला आपके पास आ गया। इसी लॉजिक के ऊपर क्रेडिटर्स बैलेंस का फार्मूला आपके पास आ गया। क्रेडिटर बैलेंस ओवर एनुअल क्रेडिट परचेजेस, ख्याल रखना है जी, यहाँ पे जी क्रेडिट परचेजेस है, यहाँ पे भी आपकी क्रेडिट सेल्स है। क्रेडिटर बैलेंस ओवर एनुअल क्रेडिट परचेजेस इनटू 365, ये आपकी क्रेडिटर डेज का फार्मूला है।
और डेटर डेज का फार्मूला आपके पास ये आ रहा है जनाब, डेटर बैलेंस डिवाइडेड विद एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स, एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू 365। अच्छा, इन्वेंट्री में अगर तो हमारे पास, जैसे मैंने कहा जी पहला स्टेप हम क्या, अभी नीचे फार्मूला को अभी काइंडली फोकस ना कीजिए, उनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले हम सिर्फ ये जो सर्कल कर रहा हूं फार्मूला, इस पर फोकस कीजिए। अगर हमें इन वर्किंग कैपिटल कैश ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करने को कहा जाए और उसमें इन्वेंट्री हमें अपनी बैलेंस शीट दी जाए, बैलेंस शीट में इन्वेंट्री का सिर्फ एक बैलेंस है, तो फिर हम इन्वेंट्री डेज एक कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अक्सर हमें बैलेंस शीट में इन्वेंट्री 3 हिस्सों में नजर आती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। जैसे हमने पिछली इलस्ट्रेशन देखी थी, इलस्ट्रेशन 1, उसमें 3 कंपोनेंट थे ना इन्वेंट्री डेज के। तो हमें अगर इन्वेंट्री बैलेंस शीट में रॉ मटेरियल की अलहदा, वर्क इन प्रोसेस की अलहदा, फिनिश गुड्स की अलहदा मिले, तो हम इन तीनों का पीरियड्स अलहदा अलहदा कैलकुलेट करते हैं और टोटल इन्वेंट्री पीरियड इन तीनों का सम होता है। तो हम सीख रहे हैं कैश ऑपरेटिंग साइकिल की कैलकुलेशन, और उससे रेलिवेंट मैंने आपको इन्वेंट्री के बारे में एक बात बताई कि अगर इन्वेंट्री का बैलेंस शीट में आपको एक नजर आ रहा है तो आप एक इन्वेंट्री पीरियड कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगर इन्वेंट्री बैलेंस की इंफॉर्मेशन रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स की अलहदा अलहदा है तो 3 वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं। फर्क क्या है, डिनोमिनेटर इनमें बदलेगा। रॉ मटेरियल के लिए डिनोमिनेटर रॉ मटेरियल यूजेज है, वर्क इन प्रोसेस के लिए एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और फिनिश गुड्स के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स है। जब सिर्फ इन्वेंट्री है तो इसका डिनोमिनेटर कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेकिन जब इन्वेंट्री के 3 हिस्से होने हैं तो तीनों का डिनोमिनेटर अलहदा अलहदा यूज होता है, रॉ मटेरियल यूजेज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये फार्मूलाज आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे जी। और ये आपको जो बात अभी मैंने अलहदा से बोर्ड पर समझाई थी कि अगर आपने वीक्स में या मंथ्स में जाना है तो आप 365 की जगह 52 या 12 फार्मूला में रिप्लेस कर दें, तो आपका फार्मूला अपडेट हो जाता है वीक्स के लिए या मंथ्स के लिए। ये डेज के हिसाब से हमने फार्मूला लिखा हुआ है जी, ये डेज के हिसाब से फार्मूला है, 365 इस्तेमाल कर रहे हैं जी। सो रॉ मटेरियल डेज, वर्क इन प्रोसेस डेज, फिनिश गुड्स डेज या सिंगल इन्वेंट्री डेज, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम कैलकुलेट करेंगे। आइदर वी विल कैलकुलेट इन्वेंट्री डेज और वी विल कैलकुलेट दीज 3 कंपोनेंट्स। ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पर डिपेंडेंट रहेगा। ये डेटर डेज का फार्मूला और ये क्रेडिटर डेज का फार्मूला, ठीक है जी। तो अब हम इनके हिसाब से इन फार्मूले की एप्लीकेशन के लिए इलस्ट्रेशन 2 एंड 3 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 2 एंड इलस्ट्रेशन 3। लीजिए जी, इलस्ट्रेशन 2 हमारे पास है। रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट कैश ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ जेड लिमिटेड, राउंड योर आंसर टू द नियरेस्ट डे। अच्छा, ये एग्जामिनर ना भी लिखे तो ये अंडरस्टूड है, डेज फ्रैक्शन में नहीं कैलकुलेट होते, डेज आपके राउंड ऑफ होके कैलकुलेट किए जाएंगे। जेड लिमिटेड हैज द फॉलोइंग इन फिगर्स फ्रॉम इट्स मोस्ट रिसेंट अकाउंट्स, रुपीज इन मिलियन में, रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, सेल्स 80% ऑन क्रेडिट, मटेरियल परचेजेज ऑल ऑन क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स 80%, इसमें रॉ मटेरियल यूजेज है। हमसे कहा गया कैश ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे कैश ऑपरेटिंग साइकिल के कंपोनेंट्स देखने हैं। क्या क्या है कैश ऑपरेटिंग साइकिल के कंपोनेंट्स? यहाँ पे 3 इन्वेंट्री डेज हैं, एक डेटर डेज और एक क्रेडिटर डेज। सो इलस्ट्रेशन 2 मेरी वर्किंग रहेगी डेटर डेज प्लस रॉ मटेरियल डेज। अच्छा, इसने हमसे कैश ऑपरेटिंग साइकिल इन डेज ही मांगा, बिल्कुल ठीक है। फिर वर्क इन प्रोसेस डेज, फिर फिनिश गुड डेज, और इसमें से फिर लेस होंगे क्रेडिटर डेज।
और ये जब हम 1 2 3 4 5 वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, कैश ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट। अब फार्मूला आपने सामने रखना है, उसके मुताबिक वैल्यूज यहां पे हम लेके आते हैं। सबसे पहले डेटर डेज में क्या चाहिए? डेटर बैलेंस डिनोमिनेटर में, डेटर बैलेंस इज रिसीवेबल 4 मिलियन डिवाइडेड विद क्रेडिट सेल्स सालाना। सेल्स टोटल 30 हैं जिसमें से 80% क्रेडिट है, सो 30 मिलियन का 80% ये क्रेडिट होगी, और डेज में कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाइड विद 365। लीजिए जी डेटर डेज 60, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट डेज 61। लीजिए जी ये डेटर बैलेंस आ गया। इसके बाद रॉ मटेरियल डेज, रॉ मटेरियल डेज का फार्मूला पढ़िए जी। सबसे पहले रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कितनी है जी? 1 मिलियन डिवाइडेड विद रॉ मटेरियल यूजेज। अच्छा जी, रॉ मटेरियल यूजेज हमें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल में 80% रॉ मटेरियल यूजेज है। कॉस्ट ऑफ सेल में रॉ मटेरियल यूजेज आती है ना भाई, ओपनिंग स्टॉक प्लस रॉ मटेरियल परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल यूजेज, फिर आगे बाकी आइटम ऐड होना शुरू होती हैं। कॉस्ट ऑफ सेल में रॉ मटेरियल यूजेज आती है। उसने मैं कहा जी 25 मिलियन का 80% रॉ मटेरियल यूजेज है इंटू 365, कितना बना जी? 18 डेज। इसके बाद वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस का मामला होता है जी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री बैलेंस कितना है जी? 1.3 डिवाइडेड विद वर्क इन प्रोसेस डिवाइडेड विद कॉस्ट ऑफ, फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें यहां पे अवेलेबल नहीं है रेडीली, ये तो जो सुन लीजिएगा, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फार्मूला में चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहां पे अवेलेबल मुझे नजर आ नहीं रही। जब कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी होती है जी मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल यूजेज प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट, और उसमें प्लस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिर प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल आती है। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स अवेलेबल है। अगर मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोसेस की एडजस्टमेंट हो तो मैं वर्क बैक करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे जा सकता हूं। अब यहां पे देखिए मुझे वर्क इन प्रोसेस की सिर्फ एक फिगर दी गई है जो कि मेरी करंट क्लोजिंग समझ लें। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की फिगर यहां पे अवेलेबल नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी अज्यूम दैट विल बी द सेम। क्वेश्चन में चूंकि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, मुझे सिर्फ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस दिया गया है मोस्ट रिसेंट अकाउंट से। ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, ओपनिंग नहीं है। तो हम अज्यूम करते हैं ओपनिंग भी सेम ही होगा। जब वर्क इन प्रोसेस सेम है, सेम वर्क इन प्रोसेस का, फिनिश गुड्स का सब सेम है, सॉरी मैं क्या क्या था, कॉस्ट ऑफ सेल से हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाना है तो हमें फिनिश गुड्स की वैल्यूज चाहिए, माय मिस्टेक। कॉस्ट ऑफ सेल से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में, प्रोडक्शन कॉस्ट में जाने के लिए हमें फिनिश गुड्स, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स चाहिए। मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अवेलेबल है, ओपनिंग स्टॉक नहीं है। मैं अज्यूम करूंगा वो भी सेम होगा। जब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स सेम है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेम है। तो मैं वर्क इन प्रोसेस की कैलकुलेशन में भी कॉस्ट ऑफ सेल्स को यूज करूंगा इस अजम्पशन के तहत कि कॉस्ट ऑफ सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बराबर हैं। कितनी बनी वैल्यू? 19 डेज। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कितनी है जी? 2 मिलियन। कॉस्ट ऑफ सेल्स 25 मिलियन इंटू 365 29 डेज। क्रेडिटर डेज, पेबल बैलेंस या क्रेडिटर बैलेंस 2 डिवाइडेड विद क्रेडिट परचेजेस, मटीरियल परचेजेस ऑल ऑन क्रेडिट 18 मिलियन इंटू 365 कितना बना जी? 41 डेज। ये माइनस होने हैं। लीजिए जी यहां पर मिलेगा कैश ऑपरेटिंग साइकिल। डेटर डेज प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस क्रेडिटर डेज।
86 days. जी कैश ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी एक और इलस्ट्रेशन 3, इसकी रिक्वायरमेंट भी सिमिलर है। कैलकुलेट द कैश ऑपरेटिंग साइकिल, राउंड योर आंसर टू द नियरेस्ट डे। सिमिलर रिक्वायरमेंट, डाटा फर्क है जी। महमूद लिमिटेड एस्टिमेट्स द फॉलोइंग फिगर्स फॉर द कमिंग ईयर, से रिसीवेबल्स, पेबल्स, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, सेल्स all on credit, gross profit percentage, inventory levels are constant, raw material 80% of sales, of cost of sales all on credit। अच्छा पिछले सवाल में उसने बताया नहीं था इन्वेंट्री लेवल कांस्टेंट, हमने ज्यूम कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे उसने बता दिया। तो लीजिए जी फार्मूलाज आपके सामने अवेलेबल हैं, इंफॉर्मेशन आपके सामने है। कैश ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट कीजिए। सेम यही 5 वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट करनी है। सारा डाटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, स्क्रीन पे इकट्ठा हो गया। अब यही 5 वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट करनी है इलस्ट्रेशन 3 से। सॉल्व कीजिए। डेटर डेज क्या है वैल्यू जी रेलेवेंट? डेटर बैलेंस 3,06,000, एनुअल क्रेडिट सेल्स 3.6 मिलियन इंटू 365, 31 डेज। इसके बाद रॉ मटेरियल डेज, रॉ मटेरियल बैलेंस कितना जी? 150,000 ओवर रॉ मटेरियल यूजेज। सेल ऑन क्रेडिट है, इससे आप कॉस्ट ऑफ सेल ले सकते हैं, और कॉस्ट ऑफ सेल्स का 80% उसने कहा जी रॉ मटेरियल है, ये लिखा हुआ है ना। सो सेल्स की फिगर मेरे पास है 3.6 मिलियन। ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर 25%, मतलब इसका 75% मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स है।
और कॉस्ट ऑफ सेल्स का 80% रॉ मटेरियल कंजम्पशन है। तो इंटू 365 25 days रॉ मटेरियल डेज। वर्क इन प्रोसेस डेज, फॉर्मूला है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डिवाइडेड विद प्रोडक्शन कॉस्ट, और इन्वेंट्री लेवल सेम है तो प्रोडक्शन कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कितनी है जी? 350,000 और कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी 3.6 मिलियन का 75% जी। 47 days। फिनिश गुड्स डेज, फिनिश गुड इन्वेंट्री ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कितनी है जी? 2 लाख और कॉस्ट ऑफ सेल्स अगेन 3.6 मिलियन का 75% इंटू 365 कितनी है जी? जी 27 days। and the last is creditor days। creditors balance 1,30,000 divided with raw material purchases। रॉ मटेरियल परचेजेस और रॉ मटेरियल यूजेज सेम रहेगा क्योंकि इन्वेंट्री लेवल आर तो सेम ना। जब इन्वेंट्री लेवल सेम है तो रॉ मटेरियल परचेजेस और यूजेज सेम रहता है। तो जनाब ये आपकी रॉ मटेरियल जो यूजेज की फिगर थी वही आपकी रॉ मटेरियल परचेजेस की फिगर बनेगी। जी क्या है जी? 52 22 लीजिए जी, टोटल कर लीजिए। $108 days। ये जी कैश ऑपरेटिंग साइकिल। कैश ऑपरेटिंग साइकिल की कैलकुलेशन पे हम बात कर रहे हैं। क्या हम अपनी कंपनी का कैश ऑपरेटिंग साइकिल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जी एनी क्वेश्चन? जी किसी वैल्यू की डिटर्मिनेशन में कोई दिक्कत तो पूछिए। अच्छा, दो फार्मूलाज इन्वेंट्री के रेफरेंस से और रिसीवेबल के रेफरेंस से, इन्वेंट्री टर्नओवर एंड डेटर टर्नओवर। ये सिर्फ हमें दो फार्मूला सीखने हैं इनके रेफरेंस से। पॉइंट नंबर 1, इन्वेंट्री टर्नओवर एंड डेटर टर्नओवर सिंपली जो हमारा बेसिक फार्मूला था ना, इन्वेंट्री बैलेंस ओवर कॉस्ट ऑफ सेल, उसका रेसिप्रोकल है। एनुअल क्रेडिट सेल और डेटर बैलेंस उसका रेसिप्रोकल है। जैसे हम इसी एग्जाम्पल में जाएं, मैं ये एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस की, एग्जाम्पल नंबर 3, मैं उसमें आपसे कहूं कि हम डेटर्स टर्नओवर कैलकुलेट करें, तो डेटर्स टर्नओवर की कैलकुलेशन मेरी रहेगी यहां पे 3.6 मिलियन डिवाइडेड विद 306। क्या जनाब डेटर टर्नओवर?
11.76 टाइम्स, ये टाइम्स में कैलकुलेट किया था। एक है डेटर्स पीरियड और एक है डेटर्स टर्नओवर। इसको हम डेटर्स टर्नओवर पीरियड भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डेटर्स टर्नओवर पीरियड। वो डेज में ले लें, वीक्स में ले लें, मंथ्स में ले लें, हमें पता है कैसे लेना है। दिस इज सिंपली डेटर्स टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर। सिमिलरली इन्वेंट्री टर्नओवर की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर इन्वेंट्री बैलेंस। ये एक ही वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मली इन्वेंट्री टर्नओवर की बात की जाती है, एक वैल्यू का रेफरेंस है एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर इन्वेंट्री बैलेंस। लेट्स अज्यूम मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है 300 मिलियन और मेरा इन्वेंट्री बैलेंस है से 50 मिलियन, तो मेरा टर्नओवर क्या आएगा? 6 टाइम्स। अब ये टर्नओवर टाइम्स में जो हम मेजर करते हैं, ये हमें क्या बता रहा है? ये वैल्यू मुझे बता रही है कि एक साल में मैं इन्वेंट्री अपनी 6 दफ़ा बेचता हूँ। खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, साल में 6 दफ़ा मैंने इन्वेंट्री बेची है। इन्वेंट्री टर्नओवर इंफॉर्मेशन किस अंदाज में इंफॉर्मेशन दे रही है? ये इंफॉर्मेशन देती है टर्नओवर डेज, इन्वेंट्री मेरे पास बिकने से पहले कितने दिन रही, बिकने से पहले कितने दिन रही। और ये इंफॉर्मेशन मुझे दे रही है इन्वेंट्री साल में कितनी दफ़ा बेची मैंने, खरीदी बेची, खरीदी बेची, कितनी दफ़ा बेची। अच्छा, ये दोनों इंफॉर्मेशन आपस में बड़े क्लोजली लिंक्ड है। हमें डेज दिया जाए, डेज से टाइम में जाया जा सकता है। हमें टाइम्स दिए जाए, टाइम से डेज में जाया जा सकता है। से टाइम्स मुझे गिवन है, मैं टाइम से डेज में जाना चाहूँ, टाइम से डेज में जाना चाहूँ, तो मैं सिंपली 365/6 कर दूँ। बोलो जरा कितने डेज आए? 61। अब ये दोनों इंफॉर्मेशन समझो जरा। इन्वेंट्री टर्नओवर 6 टाइम्स, मतलब मैं साल में 6 दफ़ा इन्वेंट्री खरीद के बेची है। 6 दफ़ा खरीद के बेची, इसका मतलब मेरे पास साल में इन्वेंट्री कितने दिन रहती है बिकने से पहले? 61 डेज। क्योंकि खरीदी बेची, खरीदी बेची, खरीदी बेची, 6 दफ़ा काम किया, साल गुजर गया ना। तो खरीदी बेचने से पहले 61 दिन गुजर गए, फिर खरीदी बेचने से पहले 61 दिन गुजरे, फिर खरीदी बेचने से पहले 61 दिन गुजरे, 365 दिन में 6 दफ़ा इस तरह बिकेगी ना भाई। तो इन्वेंट्री टर्नओवर 6 टाइम्स को हम डेज में कन्वर्ट करना चाहें, सिंपली इसको 365/6 कर दो। मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज लेना है आपने। एक हमने फार्मूला पढ़ा इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स का और एक डेटर्स टर्नओवर टाइम का। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि मैं अगर टाइम्स से डेज में, टाइम से पीरियड में कन्वर्ट करना चाहूं, तो वो लिंक जो है, हमने टर्नओवर पीरियड और टर्नओवर टाइम्स, ये दो इंफॉर्मेशन ली है जी। टर्नओवर टाइम्स भी हमें क्वेश्चन में अवेलेबल हो सकता है, टर्नओवर पीरियड भी क्वेश्चन में अवेलेबल हो सकता है, और हमें टर्नओवर टाइम्स को पीरियड में कन्वर्ट करने को भी कहा जा सकता है। टाइम्स को पीरियड में कन्वर्ट करना है, टर्नओवर डेज लेने हैं, तो आप सिंपली 365 टाइम्स कर दो। आपने वीक्स लेने हैं तो आप 52 टाइम्स कर दो। आपने मंथ्स लेने हैं तो आप 12 टाइम्स कर दो। जैसे हम इसी केस में चलें, हमने डेज निकाले थे, वो निकले 61 डेज। मैंने मंथ्स निकालने हों या वीक्स निकालने हों तो 52/6 कर दो। कितने वीक्स आए? 8.6 वीक्स। मैंने मंथ निकाले तो 12/6 कर दो, 2 मंथ्स। 61 डेज अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स ही बनते हैं ना, और ये 8.6 वीक्स ही तकरीबन बनते हैं। तो टाइम्स को पीरियड में कन्वर्ट करना, वी शुड रिमेंबर दिस रिलेशनशिप। टाइम्स को पीरियड में कन्वर्ट करना, वी शुड रिमेंबर दिस रिलेशनशिप। और अदरवाइज आपने पीरियड से टाइम में जाना हो,
पीरियड से टाइम में जाना हो, मतलब आपको पीरियड गिवन है, इससे टाइम में जाना, तो उल्टी रिवर्स वर्किंग हो जाएगी। ठीक है, क्या करेंगे? 61 डिवाइड 365 डिवाइड विद 61, 6, 52 divided with 8.6, 6, 12 divided with 6, sorry, divided with 2, 12 divided with 2, 6. आपने टर्नओवर पीरियड को डेज में कन्वर्ट करना है, पीरियड टर्नओवर टाइम्स को पीरियड में कन्वर्ट करना है। तो जिस पीरियड में कन्वर्ट करना है, पीरियड्स इन अ ईयर डिवाइड विद टाइम्स। दोबारा सुन लो, टर्नओवर टाइम्स को पीरियड में कन्वर्ट करना है, पीरियड डेज हैं, वीक्स हैं, मंथ्स हैं। पीरियड्स इन अ ईयर ओवर टाइम्स, पीरियड्स इन अ ईयर ओवर टाइम। फार्मूला आपका बन गया टर्नओवर टाइम्स को टर्नओवर पीरियड में कन्वर्ट करने का, पीरियड्स इन अ ईयर ओवर टाइम्स, टर्नओवर टाइम्स, आपको पीरियड्स में टर्नओवर मिल जाता है। एंड वाइस वर्सा, आपने पीरियड से टाइम्स में जाना है तो पीरियड्स इन अ ईयर ओवर पीरियड। ठीक है जी, आप यहां से टाइम्स में चले जाते हैं। ठीक है जी, इसको मैंने कन्वर्जन के लिए, वैसे तो कन्वर्जन की एक्टिविटीज़ एग्जाम्पल नीचे गिवन है, लेकिन मैंने कन्वर्जन के एक फार्मूला आपसे शेयर कर लिया कि आपको टर्नओवर अगर पीरियड मेजर करना है तो आप पीरियड्स इन अ ईयर लीजिए और उसको टर्नओवर टाइम से डिवाइड कर दीजिए, टर्नओवर इन टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो आपको टर्नओवर मिल जाता है। और इसी तरह अगर आपने टर्नओवर टाइम्स मेजर करना है तो आप पीरियड्स इन अ ईयर को टर्नओवर पीरियड से डिवाइड कर दें। ये दो बेसिक फार्मूलाज, पीरियड से टाइम में जाना, टाइम से पीरियड में जाना, रिलेशनशिप। क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमें किसी भी अंदाज में दी जा सकती है, हमें पीरियड से टाइम में, टाइम से पीरियड में कन्वर्जन भी रिक्वायर्ड हो सकती है और टर्नओवर टाइम्स की कैलकुलेशन भी आ सकती है। ठीक है, तो ये दो फार्मूलाज आप इनको अगर इसका याद कर लेंगे तो ये कन्वर्जन आपके लिए मेमोराइज करना आसान हो जाएगी फार्मूला शेप में। और इन फार्मूला को सामने रखते हुए इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 4 क्या है जी? द कंपनी हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द रिसेंटली कंक्लूडेड ईयर: इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स, रिसीवेबल टर्नओवर टाइम्स, पेबल टर्नओवर टाइम्स। कैलकुलेट कैश ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द कंपनी मेजर्ड इन डेज और वीक्स। कैश ऑपरेटिंग साइकिल बनाना है जी, हमने टर्नओवर टाइम्स में इंफॉर्मेशन गिवन है, कैश ऑपरेटिंग साइकिल बनाना है तो हमें पहले टर्नओवर को पीरियड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, टर्नओवर को डेज में अगर कन्वर्ट करना है तो फार्मूला क्या है? टर्नओवर डेज इज इक्वल टू 365 ओवर टर्नओवर टाइम्स। और टर्नओवर वीक्स अगर बनाने हैं आपने तो फार्मूला क्या होगा? 365 ओवर टर्नओवर वीक्स बनाने हैं तो 52 ओवर टर्नओवर टाइम्स। लीजिए जी, कैलकुलेट कीजिए। पहले इन तमाम टर्नओवर टाइम्स को टर्नओवर डेज में ले जाइए तो आपका कैश ऑपरेटिंग साइकिल इन डेज आ जाएगा। फिर इन टर्नओवर टाइम्स को टर्नओवर वीक्स में ले जाइए, कैश ऑपरेटिंग साइकिल इन वीक्स आएगा जी।
कैलकुलेट कीजिए इलस्ट्रेशन 4 में रिक्वायर्ड वैल्यूज। टर्नओवर पीरियड्स एंड टर्नओवर टाइम्स, दोनों तरह से इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में आ सकती है, तो वी शुड बी फेमिलियर विद बोथ टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जी, टर्नओवर पहले हम टाइम्स को डेज में कन्वर्ट करें जब, तो हमारा इन्वेंट्री डेज कितने आते हैं? जी 73। रिसीवेबल डेज कितने आते हैं? और पेबल डेज 46। तो कैश ऑपरेटिंग साइकिल 64। वीक्स में जाएं तो वीक्स में इन्वेंट्री वीक्स कितने आते हैं? 10.4। रिसीवेबल 5.2 एंड पेबल्स 6.5 और टर्नओवर 9.1 वीक। सो टाइम्स से वीक में जाना हो और इवन वीक से टाइम्स में आना हो वो भी हमें पता है, ठीक है जी। तो एनी क्वेश्चन? कैश ऑपरेटिंग साइकिल मेजर करना और जिसमें हमने डेटर पीरियड्स, क्रेडिटर पीरियड, इन्वेंट्री पीरियड मेजर करना सीखा। फिर हमने टर्नओवर रेशोज पे बात की। टर्नओवर पीरियड के बाद हमने टर्नओवर रेशो टाइम्स पे बात की, टर्नओवर टाइम्स, ठीक है जी। सो टर्नओवर टाइम्स और टर्नओवर पीरियड का रिलेशनशिप भी हमने पढ़ लिया। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? हमने पहले टर्नओवर पीरियड्स कैलकुलेट करना सीखा, जिसमें डेज, वीक्स, मंथ जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लें हम। फिर हमने टर्नओवर रेशोज का मतलब समझा, टर्नओवर टाइम्स का मतलब समझा, और देन वी लर्नड टाइम्स और पीरियड का रिलेशनशिप। बेसिकली ये कि मैंने फार्मूला आपको शेप दे दिया और ये फार्मूला की रीअरेंजमेंट है। मैथमेटिकली ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, ठीक है जी। तो टर्नओवर पीरियड और टर्नओवर टाइम का रिलेशनशिप इस फार्मूला से हमने बिल्ड किया। इसी फार्मूले की रीअरेंजमेंट ये है कि हमने टाइम से पीरियड में आना हो या पीरियड से टाइम में जाना हो, एक ही फार्मूला है जो कि रीअरेंज शेप में आपके सामने लिखा नजर आ रहा है। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल कैश ऑपरेटिंग साइकिल इंफॉर्मेशन। कैश ऑपरेटिंग साइकिल इंफॉर्मेशन हमें रेगुलरली अपने कंपनी की कैलकुलेट करते रहना चाहिए और फिर उस इंफॉर्मेशन को हमें कंपैरिजन करते रहना चाहिए, स्टडी करते रहना चाहिए कि हमारी इंफॉर्मेशन क्या मुनासिब है ये
या इसमें कुछ बेहतरी रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल, हमने अपनी कंपनी का डेटा डेज कैलकुलेट किया, हम अपने कंपनी के डेटा डेज को इंडस्ट्री के डेटा डेज से कंपेयर करेंगे देखने के लिए कि हमारी पॉलिसी इंडस्ट्री से अलाइंड है, क्योंकि नॉर्मली सेम बिजनेस में तमाम कंपनीज नॉर्मली सिमिलर पॉलिसीज पर ऑपरेट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप शुगर इंडस्ट्री में हैं और शुगर इंडस्ट्री में ऑन एवरेज 10 दिन का क्रेडिट चलता है, से 10 दिन का क्रेडिट चलता है, तो आप अपना डेटा डेज कैलकुलेट कीजिए, अपने डेटा डेज को इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर कर लीजिए। तो भाई हमारा क्या, इंडस्ट्री का क्या है? आपका 10, इंडस्ट्री का 10, इसका मतलब ठीक है, आपका डेटा पीरियड भी ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री का 10 है, आपका 20 आ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। शायद हमारे डेटर से रिकवरी का प्रोसीजर वीक है, और जब डेटर से रिकवरी आपकी वीक होगी तो आपके बैड डेट्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब हम देख रहे हैं मैनेजमेंट इस इंफॉर्मेशन का यूज क्या है। पहले हमने सीखा वर्किंग कैपिटल इंफॉर्मेशन, कैश रेटिंग साइकिल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना। अब हम बात कर रहे हैं कैलकुलेट कर क्यों रहे हैं भाई। कैलकुलेट करने का एक यूज इसका यह है कि आप कैलकुलेट कीजिए और उसको इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर कीजिए, ताकि आपको पता लगे कि इंडस्ट्री के मुकाबले में आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। तो इंडस्ट्री ऑन एवरेज कस्टमर को 10 दिन का उधार देती है, आपका भी 10 दिन का उधार है, तो ठीक है जी, डेटा डेज आपके भी 10 दिन है, इसका मतलब आप इंडस्ट्री से अलाइंड हो। लेकिन अगर आपका उधार 20 दिन है, आर्गुमेंट नंबर 1, रीजन नंबर 1, हमारा कलेक्शन पीरियड वीक है, हमारी कलेक्शन टीम वीक है, हम कस्टमर से फॉलोअप करके पैसे रिकवर नहीं करवा पा रहे। और देयर में भी एन एक्सप्लेनेशन कि नहीं भाई हमने खुद 20 रखा हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि क्रेडिट पीरियड ज्यादा होगा तो वी विल बी एबल टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। अगर तो यू हैव एक्सप्लेनेशन कि भाई हमारी एवरेज इंडस्ट्री से फर्क क्यों है, देन इट्स ओके। बट इफ यू डोंट हैव एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। इवन आपका डेटर पीरियड इंडस्ट्री से कम है, ये भी बात ठीक नहीं है ना। इंडस्ट्री 10 दे रही है, आप 5 दे रहे हो, आपको पता लगना चाहिए कि भाई इसका मतलब हम कम कस्टमर को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। हम अपना डेटर पीरियड 5 से 10 कर देंगे, इंडस्ट्री एवरेज पे आ जाएंगे, तो शायद वी विल बी एबल टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। ठीक है, सो कंपैरिजन किया जाता है इंडस्ट्री से। अगर रीजंस आपको पता है तो ठीक है, अगर रीजन नहीं पता तो आपको टारगेट करने की जरूरत है, बेहतर करने की जरूरत है। जैसे डेटर पीरियड बढ़े होने का एक फर्क लोकल क्रेडिट सेल्स होता है। आपका डेटर पीरियड 20 दिन आया, इंडस्ट्री का 10 है। इफ यू हैव एक्सप्लेनेशन देन इट्स ओके, इफ यू डोंट हैव एक्सप्लेनेशन देन यू नीड टू रेक्टिफाई दिस। वन एक्सप्लेनेशन कुड बी कि भाई हम तो एक्सपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्री तो सारी लोकल सेल करती है, तो एक्सपोर्ट कस्टमर से तो पैसा आने में टाइम लगता है ना, क्योंकि माल जाने में ही 20 दिन लग जाते हैं, तो वहां से पैसा आने में टाइम लगता है। तो वी हैव जस्टिफिकेशन, तो ओके है। जस्टिफिकेशन नहीं है तो इसको ठीक करने की जरूरत है। जैसे हमारा इन्वेंट्री पीरियड ज्यादा है इंडस्ट्री से, इट मे हाईलाइट कि हमारे पास स्लो मूविंग स्टॉक पड़ा हुआ है, ऑब्सोलीट स्टॉक मापा पड़ा हुआ है। इसलिए क्योंकि अगर तो रनिंग स्टॉक होगा तो जितने दिनों में इंडस्ट्री का स्टॉक बिकता है, हमारा भी इतने दिनों में बिकना चाहिए। अगर इंडस्ट्री का 20 दिन में बिक जाता है, हमारा 40 दिन में बिक रहा है, इसका मतलब हमारे पास कोई स्लो मूविंग स्टॉक पड़ा हुआ है, या हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट ठीक नहीं है, हमने इन्वेंट्री जरूरत से ज्यादा रखी हुई है। क्योंकि फॉर्मूला देखो जरा इन्वेंट्री पीरियड का, जितनी इन्वेंट्री का बैलेंस बढ़ेगा, जितना इन्वेंट्री का बैलेंस बढ़ेगा उतना डेज बढ़ेंगे ना। या आपके पास स्लो मूविंग स्टॉक पड़ा हुआ है जिसकी वजह से इन्वेंट्री बैलेंस ज्यादा है, या आपका ओवरऑल इन्वेंट्री एक्सेसिव रखी हुई है आपने, जिसकी वजह से आपका इन्वेंट्री पीरियड ज्यादा है। दोनों सूरतें आपके लिए ठीक नहीं है ना। आपकी एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट की वजह से आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ फाइनेंस पड़ रही है, जिसकी जरूरत नहीं है। जब हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी डिस्कस की थी, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है आपकी, तो अननेसेसरी होल्डिंग कॉस्ट क्यों इनकर करें हम भाई। सो कंपैरिजन किया जाता है इस इंफॉर्मेशन का इंडस्ट्री के साथ, कंपैरिजन किया जाता है इस इंफॉर्मेशन का प्रायर ईयर के साथ, ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस ओवर द ईयर भी दे सकें कि हमारी परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स इंप्रूव हो रही है या नीचे जा रही है। पिछले साल डेटर्स टर्नओवर पीरियड क्या था, इस साल क्या है। तो हमने वर्किंग कैपिटल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है इंडस्ट्री कंपैरिजन से लिए और लास्ट ईयर कंपैरिजन से लिए। इंडस्ट्री से देखने के लिए कि हम इंडस्ट्री के मुकाबले में कहाँ खड़े हैं,
If we have explanation, we are okay. If we don't have explanation, we need to look into the data. क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें इस डाटा के कंपैरिजन से ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो हमें कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर करने में मदद देगी। इसी तरह हम अपने ही कंपनी की प्रायर ईयर इन्फॉर्मेशन से कंपेयर करते हैं ताकि हम देख सकें ओवर द ईयर हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है या कमज़ोर हो रही है। अच्छा जी, कैश ऑपरेटिंग साइकिल की सिग्निफिकेंस जरा समझ लीजिएगा। आपके डेटर डेज सेम रहे, सेम डेटर डेज हों, लेकिन आपकी सेल्स बढ़ जाए तो नतीजा क्या होगा? डेटर बैलेंस बढ़ जाता है। जरा सुनो, जरा दोबारा बात सुनो। डेटर डेज सेम है लेकिन आपकी सेल्स बढ़ जाए, इसका इफेक्ट क्या आएगा? डेटर बैलेंस बढ़ जाएगा। डेटर डेज 61, इसका क्या मतलब है कि पिछले 61 दिन की सेल्स के पैसे हमें नहीं आए। पिछले 61 दिन की सेल्स के पैसे हमें नहीं आए, यही इंफॉर्मेशन बता रही है ना ये। अब अगर मेरी एवरेज डेली सेल बढ़ जाएगी तो 61 दिन की सेल्स की वैल्यू बढ़ जाएगी ना भाई, ठीक है। 61 दिन की सेल्स के पैसे डेटर्स में मेरे इन्वेस्टेड हैं। अगर मेरी एवरेज डेली सेल बढ़ेगी तो मेरा डेटर बैलेंस बढ़ेगा। तो पहला पॉइंट कैश ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेटेड, अगर आपका पीरियड सेम भी रहे, सेल्स बढ़ जाएंगी तो बैलेंस बढ़ जाएगा। दूसरी बात, सेल्स सेम रहे, पीरियड बढ़ जाए तो भी बैलेंस बढ़ जाएगा। सेल 30 मिलियन ही है, पीरियड 61 की जगह 70 दिन हो जाएगा, तो इसका मतलब अब 61 की जगह 70 दिन की सेल डेटर में फंसेंगी। 70 दिन की सेल के बराबर पैसा डेटर में ब्लॉक होगा। सो कैश ऑपरेटिंग साइकिल हमने पहला स्टेप किया, इसको कैलकुलेट करना सीखा। दूसरा स्टेप हमने सीखा, इसको जब कैलकुलेट कर लिया तो इसका इस्तेमाल भी देख लो कंपनी की परफॉर्मेंस को गेज करने के लिए, कंपनी की परफॉर्मेंस में बेहतरी के लिए। इसका कंपैरिजन इंडस्ट्री से और लास्ट ईयर से किया जा सकता है। तीसरा स्टेप आ रहा है कि हम इस इंफॉर्मेशन से अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैसे लिंक कर सकते हैं। हम टर्नओवर पीरियड से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैसे लिंक कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कि टर्नओवर पीरियड कांस्टेंट हो, सेल्स बढ़ जाए तो भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। सेल्स कांस्टेंट हो, टर्नओवर पीरियड बढ़ जाए तो भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। यहां से हम दूसरी इंफॉर्मेशन जो ले रहे हैं वो ये है कि हमारी वर्किंग कैपिटल जो वैल्यूज है इंफॉर्मेशन की वो बदल जाती हैं। मैंने यहां से समरी जो निकाली है कि इफ turnover period is constant, increase in volume will lead to increase in debtors, inventory, क्रेडिटर बैलेंस, ठीक है जी। पहली बात कि अगर टर्नओवर पीरियड कांस्टेंट भी हो लेकिन आपका वॉल्यूम बढ़ जाए, इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम हम यहां पे एलैबोरेट कर देते हैं। वॉल्यूम हम यहां पे बात कर रहे हैं सेल्स वॉल्यूम, हमारा सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाए और दूसरा पॉइंट यहां पे हम बात कर रहे हैं कि इफ सेल्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इंक्रीज इन टर्नओवर पीरियड will lead to increase in debtors, inventory,
क्रेडिटर्स बैलेंस। ये दो बातें हम यहां से सीख रहे हैं। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? टर्नओवर पीरियड कांस्टेंट हो, सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाए तो भी डेटर्स इन्वेंट्री क्रेडिटर का बैलेंस बढ़ जाएगा, और सेल्स वॉल्यूम कांस्टेंट हो लेकिन टर्नओवर पीरियड बढ़ जाए तो भी डेटर इन्वेंट्री और क्रेडिटर का बैलेंस बढ़ जाता है। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, छोटी सी एक्टिविटी ज़रा फॉलो कीजिए मेरे साथ। एक कंपनी के करंट डाटा हमें गिवन है जिसमें उसकी सेल्स हैं 200 मिलियन और डेटर्स बैलेंस है 50 मिलियन। रिक्वायरमेंट नंबर 1, डेटर डेज बताओ। जी, डेटर डेज कैलकुलेट करके दीजिए यहाँ पे। डेटर डेज आपके यहाँ पे आएंगे, डेटर बैलेंस over credit sales. In the absence of information, we assume all sales are on credit into 365, 91 days. Requirement number 2, debtor balance if debtor days increases to 120 days. डेटर बैलेंस बताओ अगर आपका डेटर डेज 120 दिन पे चले जाए। बोर्ड पे देखिएगा, सवाल क्या है, इस यहीं से जवाब देखो जरा। ये फार्मूला याद है ना आपको? उसने कहा ये अगर 120 पे चले जाए तो डेटर बैलेंस क्या? यही कहानी है ना कि ये 120 पे चला जाए, डेटर बैलेंस कहाँ पे जाएगा? इसको फार्मूला से देख लो, या आप अदरवाइज देख सकते हो कि भाई पहले मेरी 91 दिन की सेल्स डेटर में फंसी हुई थी ना, अब मेरी कितनी दिन की सेल्स फंसेंगी? 120 दिन की। तो आप इसको प्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हो, इसी फार्मूला को आप प्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हो कि एनुअल सेल्स ओवर 365 इंटू 120। एक दिन की सेल कितनी है? 120 दिन की सेल कितनी होगी जो डेटर में फंसेगी? कितनी जी? 66 मिलियन रुपीस। सो अगर आपका डेटर बैलेंस, डेटर डेज 120 दिन पे चला गया, इसका मतलब आपका डेटर बैलेंस 120 दिन की सेल के बराबर हो जाएगा। यही लॉजिक है ना हमारी? तो हमारा डेटर बैलेंस 120 दिन की सेल के बराबर हुआ। ये साल की सेल, ये एक दिन की सेल और ये 120 दिन की सेल। रिक्वायरमेंट नंबर 3, डेटर्स बैलेंस if
सेल्स ग्रोज टू 250 मिलियन, अगर सेल 250 मिलियन पे चले जाएं तो डेटर बैलेंस क्या होगा? अच्छा, मैंने पहले क्या किया, पहले केस में मैंने आपके डेटर डेज बढ़ाए, तो हमने देखा डेटर डेज बढ़ने से डेटर बैलेंस बढ़ गया। ये जो बात लिखी हुई है, सेल्स कांस्टेंट थी, डेटर पीरियड बढ़ गया तो डेटर बैलेंस बढ़ गया। मैं इस बात पे आ गया हूं कि भाई पीरियड वही है जो पहले हमने कैलकुलेट किया है 91, लेकिन हमारी सेल्स बढ़ गई हैं, सेल्स वॉल्यूम बढ़ गया है। अब हमारा डेटर बैलेंस कहां जाएगा? 60 250 over 365 into 91, 62, it is 62 मिलियन। सेल्स हमारी 91 दिन, डेटर बैलेंस हमारा 91 दिन की सेल के बराबर ही है, लेकिन अब 91 दिन की सेल्स की वैल्यू बढ़ गई है। अब हमारी सेल्स 250 मिलियन सालाना है, 250 बटा 365 डेली सेल्स इंटू 91, 91 दिन की सेल। ये कैलकुलेशन बेसिकली हमने ये जो दो कैलकुलेशन परफॉर्म की हैं, ये इसी बेसिक फार्मूला की री अरेंजमेंट है, इसी बेसिक फार्मूला की री अरेंजमेंट है ये दो कैलकुलेशंस। जी, एनी क्वेश्चन? ये जो दो मैंने स्टेटमेंट्स लिखी, इन स्टेटमेंट्स के रेफरेंस एक छोटी सी इलस्ट्रेशन से आपको मैंने चीज एक्सप्लेन की। अच्छा जी, कल आई बिलीव कि हम इस चैप्टर की डिस्कशन हमारी ख़त्म हो रही हो, क्योंकि हमारा अब एक आखिरी एस्पेक्ट रह गया है। हमने तमाम बेसिक कैलकुलेशन इस चैप्टर की सीख ली हैं, एक आखिरी एस्पेक्ट रह गया है कि हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर इंफॉर्मेशन दी जाए, उससे अपनी वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट फोरकास्ट करना, वैल्यू फोरकास्ट करना। उसकी भी कुछ हिंट्स मैंने आपको करवा दी हैं, जो छोटी छोटी सी कैलकुलेशन करवा दी हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन शेप में इसको करना, और ये हमारा कल का काम है। तो आई होप कि कल हम इस चैप्टर की डिस्कशन को कंप्लीट कर रहे होंगे। हमने अभी बात यहाँ पे छोड़ी है, कल इंशाअल्लाह जब हम मिलेंगे तो इस चैप्टर की डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगी, और परसों गालबन हम इसके MCQ और पास पेपर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।